हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपीय लोगों के आगमन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये मॉडर्न इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे पहले मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री के वेरियस टॉपिक वाइज कवर किया हूँ इस चैनल पर, तो आप मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो इस वीडियो में हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। एंड फ्रेंड्स, मॉडर्न इंडिया में हम इन सारे टॉपिक पे एमसीक्यू में कवर करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पे। तो हम इन सारे टॉपिक में एमसीक्यू में मॉडर्न इंडिया को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप बाद में देखते हैं तो और भी लेक्चर को जरूर देखें। तो आज फर्स्ट लेक्चर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पे फोकस रखेंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन कवर करने से पहले हम एक स्लाइड में भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कंपनी नेम देखने को मिलेगा, देन उसके बाद कंट्री, ये किस कंट्री से थे, देन उसके बाद एस्टैब्लिश, इन कंपनियों का स्थापना कब हुआ था, देन उसके बाद अराइवल, ये भारत में कब आए हुए थे और ये भारत में आकर अपना पहला फैक्ट्री कहाँ पे सेटअप किए हुए थे। तो यहाँ पे मैं एस्टैब्लिश के सीक्वेंस में अरेंज किया हूँ। तो आपसे एस्टैब्लिश और अराइवल के सीक्वेंस में एग्जामिनेशन पूछ लिए जाते हैं। तो अराइवल के सीक्वेंस में पहले यहाँ डच हो जाएगा। डच ये ब्रिटिश से पहले ही 1605 एडी में आ गए थे। तो ये अराइवल के सीक्वेंस में आप इसे नोट कर सकते हैं। तो पहला यूरोपियन कंपनी पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिए जाते हैं। पहला यूरोपियन पावर जो भारत आया था, तो पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी ये पहला यूरोपियन कंपनी था जो भारत आया था और ये पोर्तुगल कंट्री का था। तो इस कंपनी का स्थापना 1498 में हो गया था और भारत में ये कंपनी 1498 में आ गया था। तो वास्को डी गामा जो पहला यूरोपियन व्यक्ति बना था भारत आने वाला सी रूट के माध्यम से, तो ये पोर्तुगल का ही था और ये 1498 में भारत आ गया था। तो हम वास्को डी गामा के बारे में वीडियो में जानेंगे। और पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना पहला फैक्ट्री कोचीन में सेटअप किया था। तो माना जाता है कि ये पहला फैक्ट्री कोचीन में लगाया था। कहीं कहीं भी आपको कालीकट भी देखने को मिल सकता है, बट मोस्टली लोग कोचीन को ही मानते हैं। देन सेकेंड कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो ब्रिटेन का था। तो इस कंपनी का स्थापना 1599 में हो गया था, लेकिन वहाँ के महारानी के द्वारा चार्टर इसे 1600 में दिया गया था। तो ऑप्शन में 1600 ही देखने को मिलते हैं। तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार 1608 में आया था और पहला फैक्ट्री सूरत में सेटअप किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पहला फैक्ट्री सूरत में सेटअप किया था। देन उसके बाद थर्ड कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो नीदरलैंड का था। तो इस कंपनी का स्थापना 1602 में हो गया था और भारत में यह कंपनी 1605 में आ गया था। तो यह कंपनी भारत में ब्रिटिश से पहले ही आ गया था और पहला फैक्ट्री मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में सेटअप किया था। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला फैक्ट्री मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में सेटअप हुआ था। देन फोर्थ कंपनी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो डेनमार्क का था। तो इस कंपनी का स्थापना 1616 में हो गया था और भारत में यह कंपनी 1620 में आ गया था। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1620 में आ गया था और ये पहला फैक्ट्री ट्रैंकूबर, जो तमिलनाडु में प्रेजेंट लोकेटेड है। तो यहाँ पे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला फैक्ट्री सेटअप हुआ था। देन इसके बाद फिफ्थ एंड लास्ट कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो फ्रांस का था। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 में हुआ था और ये भारत में 1668 में आया था और पहला फैक्ट्री सूरत में लगाया था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे जाते हैं सबसे पहले किस यूरोपियन पावर का फैक्ट्री सूरत में लगाया गया था। तो उस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन का पहला फैक्ट्री सूरत में लगाया गया था, लेकिन इसके बाद फ्रेंच भारत में आता और ये भी अपना पहला फैक्ट्री सूरत में ही लगाता है। तो ये कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कन्फ्यूजन होते हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन को उसी सीक्वेंस में कवर करेंगे जिस सीक्वेंस में ये कंपनियां भारत में आई थी। तो पहला कंपनी पोर्तुगीज था, देन उसके बाद दूसरा कंपनी भारत आने वाला डच था, देन थर्ड कंपनी भारत आने वाला इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना था, देन फोर्थ कंपनी डेनिश बना था जो डेनमार्क का था, देन उसके बाद लास्ट एंड फिफ्थ कंपनी भारत आने वाला फ्रेंच था। तो हम क्वेश्चन को इसी सीक्वेंस में कवर करेंगे। पहले हम पोर्तुगीज के बारे में कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उस टाइप के क्वेश्चन कवर करते हैं जो फर्स्ट यूरोपियन पूछे जाते हैं, पहला यूरोपियन कौन था। तो इस टाइप के पहले हम क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंट्री हु डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया वाज, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश था। तो यहाँ पे आपको उस पहले कंट्री का नाम बताना है जो भारत आने के लिए सी रूट को पहली बार डिस्कवर किया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर पोर्तुगल। पोर्तुगल ये पहला कंट्री बना था जो भारत आने के लिए सी रूट को डिस्कवर किया था। तो वास्को डी गामा एक पोर्तुगीज ट्रेवलर था जो 1498 में भारत के लिए पहली बार सी रूट को डिस्कवर किया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर पोर्तुगल।
नेक्स्ट है विच यूरोपियन पावर वाज द फर्स्ट एस्टैब्लिश ए ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया। किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर पोर्तुगीज। पोर्तुगीज ने भारत में सबसे पहले ट्रेडिंग पोस्ट ओपन या फैक्ट्री ओपन किया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर पोर्तुगीज। नेक्स्ट है हु वेर द फर्स्ट टू स्टार्ट ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया। भारत के साथ व्यापार करने के लिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी शुरू करने वाला पहला कौन था। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर डच। तो भारत के साथ ट्रेड करने के लिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी शुरू करने वाला पहला डच था। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर डच। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग ग्रुप वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री इन सूरत। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक ग्रुप ने सबसे पहले सूरत में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। तो यहाँ पे आपको बताना जो भी यूरोपियन ट्रेड ग्रुप भारत में आए थे तो इनमें से सबसे पहले किसने सूरत में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर इंग्लिश। इंग्लिश ने सबसे पहले अपना फैक्ट्री सूरत में सेटअप किया था इन यूरोपियन ट्रेडिंग ग्रुप में से। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर इंग्लिश। देन उसके बाद फ्रेंच, तो वो भी अपना फैक्ट्री सूरत में ही पहला सेटअप किए थे, लेकिन ये 1668 में आए हुए थे, सबसे अंत में आए हुए थे। तो पहला बना था यूरोपियन ट्रेडिंग ग्रुप इंग्लिश सूरत में सेटअप करने वाला, जो आपको गुजरात में सूरत देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वाज द लास्ट टू अराइव इन इंडिया एज ट्रेडर्स। निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन भारत में व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में आया था। तो यहाँ पे आपको उस यूरोपियन पावर का नाम बताना है जो भारत में ट्रेडिंग के लिए सबसे अंत में आया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर फ्रेंच। फ्रेंच ये सबसे अंत में आया था। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 में हुआ था, लेकिन भारत में ये 1668 में आया था, जो सबसे लास्ट में आया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर फ्रेंच। नेक्स्ट है हु वेयर द फर्स्ट यूरोपियन टू लीव इंडिया। भारत छोड़ने वाला पहला यूरोपीय कौन था। तो भारत में पहला आने वाला पहला यूरोपीय पोर्तुगीज था, सबसे अंत में आने वाला फ्रेंच था, लेकिन भारत को छोड़ने वाला सबसे पहला यूरोपियन कौन बना था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर डच। डच ये भारत को छोड़कर जाने वाला पहला यूरोपीय बना था। तो जब बैटल ऑफ वेदरा हुआ था 1759 में डच और इंग्लिश के बीच में, तो इस बैटल में ये हार गए और भारत को छोड़कर इंडोनेशिया शिफ्ट हो गए थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर डच, ये भारत को सबसे पहले छोड़ दिया था। नेक्स्ट है द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लिव इंडिया वेयर। भारत में सबसे पहले आने वाला और सबसे बाद में जाने वाला कौन था। तो यहाँ पे आपको उस यूरोपियन कंट्री का नाम बताना है जो भारत में सबसे पहले आया था, लेकिन भारत को सबसे अंत में छोड़कर गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर पोर्तुगीज। पोर्तुगीज ये भारत में सबसे पहले आ गया था ट्रेडिंग के पर्पज से, लेकिन भारत को सबसे अंत में छोड़कर गया था। लगभग 450 सालों के बाद 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत यह भारत को छोड़कर गया था। तो ये 450 सालों तक भारत में रहा, आया था ट्रेडिंग के पर्पज से, लेकिन भारत के कुछ हिस्सों को कॉलोनी बनाकर ये यहीं बस गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है पोर्तुगीज। ये सबसे पहले आया था और सबसे बाद में गया था। नेक्स्ट है विच वाज द लास्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड एंड विच वेयर द लास्ट टू लीव। व्यापार के लिए भारत आने वाला अंतिम यूरोपीय कौन था और जाने वाला सबसे अंतिम कौन था। तो यहाँ पे आपको उस यूरोपियन कंपनी का नाम बताना है जो ट्रेड के लिए भारत में सबसे अंत में आया था और दूसरा जो भारत को छोड़कर सबसे अंत में गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है फ्रेंच एंड पोर्तुगीज। तो फ्रेंच ये सबसे अंत में आया था ट्रेडिंग के लिए और पोर्तुगीज ये भारत को सबसे अंत में छोड़कर गया था 1961 में। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर फ्रेंच एंड पोर्तुगीज। तो क्वेश्चन थोड़ा घुमाओ फिरा के पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट थिंग दैट इनकरेज द यूरोपियंस फॉर इंडियन बिजनेस। निम्नलिखित में से कौन सी पहली चीज थी जिसने यूरोपीय लोगों को भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर स्पाइस। तो स्पाइस ये पहली चीज थी जो यूरोपियंस को भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर स्पाइस। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम सीक्वेंस वाइज कवर करेंगे जिस सीक्वेंस में ये कंपनियाँ भारत में आई थी। तो फर्स्ट कंपनी पोर्तुगीज था, तो यहाँ पे हमारा पोर्तुगीज से फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन पर्सन टू रीच इन इंडिया। भारत पहुँचने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था। तो यहाँ पे आपको उस पहले यूरोपियन व्यक्ति का नाम बताना है जो भारत आया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा ये सी रूट के माध्यम से आने वाला पहला यूरोपियन व्यक्ति था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर वास्को डी गामा।
नेक्स्ट है विच पोर्तुगीज एक्सप्लोरर वाई द फर्स्ट पर्सन टू रीच इंडिया बाय वे ऑफ अफ्रीका। कौन सा पुर्तगाली खोजकर्ता अफ्रीका के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता था जो अफ्रीका के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था और माना जाता है कि गुजरात के अब्दुल मजीद नाम के एक व्यक्ति वास्को डी गामा की सहायता किया था भारत पहुंचने में। और ये यूरोप में किस कंट्री का था। तो ये पोर्तुगल का था। तो ये पूछे जा सकते हैं वास्को डी गामा जो भारत में पहली बार सी रूट से आया था तो ये किस कंट्री का था। तो ये पोर्तुगल का था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड वास्को डी गामा लैंडेड इन कालीकट। वास्को डी गामा कालीकट में किस वर्ष उतरा था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1498। तो वास्को डी गामा ये 1498 में केरला में कालीकट में आया था। तो पहली बार भारत में केरला के कालीकट में आया था वास्को डी गामा। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर 1498। नेक्स्ट है विच रूलर ऑफ कालीकट वेलकम वास्को डी गामा। कालीकट के किस शासक ने वास्को डी गामा की स्वागत किए थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है जेमोरिन। जेमोरिन ये वास्को डी गामा की स्वागत किए थे। तो वास्को डी गामा ये जेमोरिन के शासनकाल में 1498 में कालीकट में आया था और जेमोरिन को मलयालम लैंग्वेज में समुद्री भी कहा जाता है। जेमोरिन को मलयालम लैंग्वेज में समुद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो वास्को डी गामा के स्वागत जेमोरिन किए थे जो कालीकट के लोकल हिंदू रूलर थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है वेयर डिड द पोर्तुगीज एक्सप्लोरर वास्को डी गामा लैंड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम बाय सी। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था। तो पहली बार ये कालीकट में उतरा था भारत में, लेकिन यहाँ पे आपको कालीकट के उस बंदरगाह का नाम बताना है, ये किस बंदरगाह पे उतरा था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है कप्पट। तो ये कप्पड़ नामक बंदरगाह पे उतरा था। तो 1498 में कालीकट में कप्पड़ नामक बंदरगाह पे ये उतरा था और कप्पट को लोकली कप्पक डाबू भी कहा जाता है। कप्पक डाबू भी लोकली कहा जाता है। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप ऑफ वास्को डी गामा विच केम टू इंडिया। वास्को डी गामा के जहाज का क्या नाम था जिससे भारत आया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है गैब्रियल। तो वास्को डी गामा जिस जहाज से भारत आया था तो उसका नाम गैब्रियल था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है गैब्रियल। नेक्स्ट है वेयर डिड द पोर्तुगीज एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर कोचीन। तो पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला फैक्ट्री कोचीन में स्थापित किया था। बट कोई कालीकट को भी मेंशन किए हुए, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकते हैं। बट इतना फिक्स है आपको दोनों में से एक ही देखने को मिलेगा, कोचीन या कालीकट। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड द पोर्तुगीज बिल्ट देयर फर्स्ट फोर्ट इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला बनाया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर कोचीन। तो पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कोचीन में बनाया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द सेकेंड पोर्तुगीज एक्सप्लोरर टू विजिट इंडिया आफ्टर वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली खोजकर्ता कौन था। तो यहाँ पे आपको उस दूसरे पुर्तगाली व्यक्ति का नाम बताना है जो वास्को डी गामा के बाद भारत आया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ये दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति था जो वास्को डी गामा के बाद भारत आया था। तो ये लगभग 1500 एडी के आसपास में आया था। ये 1500 एडी के आसपास में दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति बना था भारत आने वाला। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स डिड वास्को डी गामा विजिट इंडिया। वास्को डी गामा भारत में कितनी बार आया था। तो ये पहली बार 1498 में आया था। तो 1498 से लेकर ये भारत में कितनी बार विजिट किया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर 3। ये भारत में 3 बार आया था। तो पहली बार 1498 में आया था और दूसरी बार 1501 एडी में। कई टेक्स्ट बुक में आपको 1502 भी देखने को मिल सकता है और तीसरी बार 1524 एडी में आया था। लेकिन जब ये तीसरी बार 1524 एडी में आया था तो ये बीमार पड़ गया था और कोचीन में इसका मृत्यु हो गया था। तो ये भारत में कुल 3 बार भारत आया था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन था। तो यहाँ पे आपको बताना फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है पोर्तुगीज वायसराय इन इंडिया। तो भारत में एक पुर्तगाली वायसराय था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है पोर्तुगीज वायसराय इन इंडिया।
नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। तो यहाँ पे आपको पहले पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय का नाम बताना है कौन था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय था। तो 1505 एडी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये कौन था। तो एक पुर्तगाली गवर्नर था, एक पहला पुर्तगाली गवर्नर था। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द ब्लू वाटर पॉलिसी। निम्नलिखित में से किसने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किया था। तो ये प्रथम गवर्नर था और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नेक्स्ट है विच फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द फर्स्ट पोर्तुगीज वायसराय इन 1505 एडी। 1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वायसराय ने किस किले का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर आपको बताना है जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय था तो इसने 1505 एडी में ऑप्शन में से किस किले का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है सेंट एंजेलो फोर्ट। तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण करवाया था। तो केरला में इस फोर्ट को कन्नूर फोर्ट भी कहा जाता है। तो इस फोर्ट का निर्माण प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा 1505 एडी में कराया गया था। तो ये फोर्ट आपको केरला में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द बैटल ऑफ चोल फाउट। चोल का युद्ध कब लड़ा गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1508। 1508 में बैटल ऑफ चोल हुआ था। तो बैटल ऑफ चोल 1508 में भारत में चोल के बंदरगाह के पास पोर्तुगीज एंड एक इजिप्शियन ममलुक के बेड़े के बीच में लड़ा गया नेवल बैटल था। तो ये बैटल ममलुक जीत गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1508। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सेकेंड पोर्तुगीज वायसराय ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत का दूसरा पुर्तगाली वायसराय था। तो यहाँ पे सेकेंड पोर्तुगीज वायसराय बताना भारत का सेकेंड पोर्तुगीज वायसराय के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये भारत का सेकेंड पोर्तुगीज वायसराय था। तो इसे 1509 एडी में नियुक्त किया गया था और ये 1515 तक भारत में पोर्तुगीज वायसराय के रूप में रहा था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। और वास्को डी गामा तो ये पहला पुर्तगाली था जो सी रूट के माध्यम से भारत आया था। और पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ये दूसरा पुर्तगाली था वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला। और सेकेंड पोर्तुगीज वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच पोर्तुगीज वायसराय मेड कोचीन हिज हेडक्वार्टर्स। किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था। तो यहाँ पे आपको उस पोर्तुगीज वायसराय का नाम बताना है जिसने कोचीन को अपना हेडक्वार्टर बनाया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क ये कोचीन को अपना हेडक्वार्टर बनाया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है अल्बुकर्क। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड अल्फांसो डी अल्बुकर्क कैप्चर गोवा विद द हेल्प ऑफ सम लोकल्स। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किस वर्ष कुछ स्थानीय लोगों की सहायता से गोवा पर कब्जा किया था। तो यहाँ पे आपको बताना है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये किस वर्ष कुछ स्थानीय लोगों की सहायता से गोवा पे कब्जा कर लिया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1510। 1510 एडी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पे कब्जा कर लिया था। तो इसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह से गोवा पे कब्जा किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे जा सकते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किससे गोवा पे कब्जा किया था। तो बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह से और ये 1510 ईस्वी था। ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु इज कंसीडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये दूसरा पुर्तगाली वायसराय था। तो इसे भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है अल्बुकर्क। नेक्स्ट है अल्बुकर्क द पोर्तुगीज गवर्नर बिल्ट ए फोर्ट एट भटकल विद द परमिशन फ्रॉम। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने किसकी अनुमति से भटकल में एक किले का निर्माण किया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है कृष्णा देव राय।
पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने कृष्णदेवराय की अनुमति से भटकल में एक किले का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर कृष्णदेवराय। और कृष्णदेवराय ये कौन थे? तो ये विजयनगर एम्पायर में तुलवा डायनेस्टी के एक महान किंग थे। तो इनका शासनकाल 1509 से 1529 एडी तक है। तो ये विजयनगर एम्पायर में तुलवा डायनेस्टी के महान किंग थे। तो इनका टाइम पीरियड 1509 से 1529 एडी में है। तो पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने कृष्णदेवराय की अनुमति से भटकल में एक किले का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर वाज द फ्रेंड ऑफ द पोर्टुगीज गवर्नर अल्बुकर्क। विजयनगर साम्राज्य के कौन से शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के मित्र थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर कृष्णदेवराय। तो माना जाता है कि ये पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के फ्रेंड थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर कृष्णदेवराय। तो इससे पहले मैं विजयनगर एम्पायर पर भी कवर किया हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है द पोर्तुगीज गवर्नर हु एबोलिश्ड सती इन गोवा वाज। गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने का क्रेडिट दिया जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है द पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म वाज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्तुगीज गवर्नर्स। साम्राज्यवाद की नीति निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन द राइट आंसर है अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क के द्वारा ही पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन द राइट आंसर है अल्बुकर्क। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय पोर्तुगीज। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन द राइट आंसर हुगली। तो बंगाल के हुगली में पुर्तगालियों के द्वारा फैक्ट्री को सेटअप किया गया था। तो ऑप्शन द राइट आंसर हुगली। तो पूछे जाते हैं ऑप्शन में से किस जगह पे बंगाल में पुर्तगालियों के द्वारा फैक्ट्री को लगाया गया था? तो ऑप्शन द राइट आंसर हुगली। नेक्स्ट है हु यूज हुगली एज ए बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में हुगली को समुद्री डकैती के अड्डे के रूप में किसने प्रयोग किया? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर पोर्तुगीज। तो पोर्तुगीज बंगाल की खाड़ी में हुगली को समुद्री डकैती के अड्डे के रूप में प्रयोग किए हुए थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर पोर्तुगीज। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग पोर्तुगीज वायसराय इन इंडिया इज नोन टू हैव शिफ्टेड हिज हेडक्वार्टर्स फ्रॉम कोचीन टू गोवा। भारत में निम्नलिखित पुर्तगाली वायसराय में से कौन अपना मुख्यालय कोचीन से गोवा शिफ्ट करने के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है नूनो दा कुना। नूनो दा कुना ये भारत में अपना कैपिटल कोचीन से गोवा शिफ्ट करने के लिए जाना जाता है। तो ये 1529 से 1538 तक एक पोर्तुगीज वायसराय था भारत में। तो इसने 1530 एडी में कोचीन से गोवा कैपिटल मूव किया था। तो इसे भारत में कोचीन से गोवा कैपिटल को मूव करने के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कोचीन को कैपिटल किसने बनाया था? तो अल्बुकर्क ने। और अल्बुकर्क ने ही गोवा को भी अपने कब्जे में किया था। लेकिन बाद में 1530 में नूनो दा कुना ये अपना कैपिटल कोचीन से गोवा ले गया था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। तो आपसे पूछे जा सकते हैं गोवा को कैपिटल कब बनाया था? तो 1530 में। नेक्स्ट है व्हेन डिड गोवा बिकेम द कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। भारत में गोवा पुर्तगालियों का कैपिटल कब बना था? तो यहाँ पे आपको ईयर बताना है किस वर्ष गोवा पुर्तगालियों का कैपिटल बना था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1530। 1530 एडी में गोवा पुर्तगालियों का कैपिटल बना था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच सेंचुरी डिड द पोर्तुगीज ट्रेडर्स फर्स्ट लैंड इन गोवा। पुर्तगाली व्यापारी सबसे पहले किस सदी में गोवा में लैंड किए थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी में पोर्तुगीज ट्रेडर्स गोवा में लैंड किए थे पहली बार। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 16th सेंचुरी। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेडिवल गुजरात सरेंडर्ड दीव टू द पोर्तुगीज। मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों को सौंप दिया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर बहादुर शाह। तो बहादुर शाह ने दीव को पुर्तगालियों के हवाले दे दिया था। तो बहादुर शाह ये गुजरात का सुल्तान था। तो इसने 1535 में दीव को पुर्तगालियों को सरेंडर कर दिया था।
तो ऑप्शन बी द राइट आंसर बहादुर शाह। नेक्स्ट है बहादुर शाह द रूलर ऑफ गुजरात वाज किल्ड इन ए कॉन्फ्लिक्ट विथ विच। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में मारा गया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर पोर्तुगीज। तो गुजरात का शासक बहादुर शाह ये पुर्तगालियों के साथ कॉन्फ्लिक्ट में मारा गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर पोर्तुगीज। नेक्स्ट है व्हेन डिड सेंट फ्रांसिस जेवियर केम टू इंडिया। सेंट फ्रांसिस जेवियर भारत कब आया था? तो ऑप्शन द राइट आंसर है 1542। तो लगभग 1542 के आसपास में सेंट फ्रांसिस जेवियर भारत आया था। तो ऑप्शन द राइट आंसर है 1542। नेक्स्ट है द फेमस जेस्यूट सेंट फ्रांसिस जेवियर केम टू इंडिया विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्तुगीज गवर्नर। फेमस जेस्यूट सेंट फ्रांसिस जेवियर निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ भारत आया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर मार्टिन अफांसो डा सूजा। मार्टिन अफांसो डा सूजा के द्वारा फेमस जेस्यूट सेंट फ्रांसिस जेवियर भारत आया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर मार्टिन अफांसो डा सूजा। नेक्स्ट है विथ विच कॉलोनी इन इंडिया डिड जापान एस्टैब्लिश पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट इन द 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी में जापान ने भारत में किस कॉलोनी के साथ राजनीतिक संपर्क स्थापित किया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर पोर्तुगीज कॉलोनीज। पोर्तुगीज कॉलोनीज के साथ जापान ने 16th सेंचुरी में पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट को एस्टैब्लिश किया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है पोर्तुगीज कॉलोनीज। नेक्स्ट है हु इज क्रेडिटेड विथ स्टार्टिंग ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड जापान इन द 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी में भारत और जापान के बीच व्यापार शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर पोर्तुगीज। तो 16वीं शताब्दी में भारत और जापान के बीच व्यापार करने का श्रेय पोर्तुगीज को दिया जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है पोर्तुगीज। नेक्स्ट है हु कंट्रोल्ड मैक्सिमम ट्रेड इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकतम व्यापार पर किसका नियंत्रण था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर पोर्तुगीज। तो 17वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकतम व्यापार पर कंट्रोल पोर्तुगीज का था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर पोर्तुगीज। नेक्स्ट है द फेमस ट्रेवलर दुआटे बारबोसा वाज फ्रॉम। फेमस ट्रेवलर दुआटे बारबोसा कहाँ से था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर पोर्तुगल। फेमस ट्रेवलर दुआटे बारबोसा ये पोर्तुगल का था। तो ये 16th सेंचुरी के शुरुआत में साउथ इंडिया में ये विजयनगर एम्पायर का दौरा किया था और उस टाइम विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेवराय जी का शासनकाल था। तो ये कृष्णदेवराय जी के शासनकाल में साउथ इंडिया में भारत आया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है पोर्तुगल। फेमस ट्रेवलर दुआटे बारबोसा ये पोर्तुगल का रहने वाला था। नेक्स्ट है हु स्टार्टेड द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर पोर्तुगीज। तो पुर्तगालियों के द्वारा भारत में प्रिंटिंग प्रेस को शुरू किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने शुरू किया था? तो पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस को शुरू किया था। नेक्स्ट है द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया वाज सेट अप बाय द पोर्तुगीज एट। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा कहाँ सेटअप किया गया था? तो ऑप्शन द राइट आंसर गोवा। तो भारत में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस सेटअप किया गया था। तो ऑप्शन द राइट आंसर गोवा। नेक्स्ट वेयर आर द ट्रेसेस ऑफ पोर्तुगीज कल्चर फाउंड इन इंडिया। भारत में पुर्तगाली संस्कृति के निशान कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर गोवा। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए भारत में पुर्तगाली संस्कृति के निशान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये गोवा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है मट्टानचेरी पैलेस इज लोकेटेड इन। मट्टानचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन द राइट आंसर केरला। मट्टानचेरी पैलेस ये आपको केरला में देखने को मिलेगा। तो ये एक पोर्तुगीज पैलेस है, इसे पोर्तुगीज के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसे पॉपुलरली डच पैलेस के नाम से जाना जाता है क्योंकि डचों के द्वारा इसे एक्सटेंसिव रिपेयर किया गया था। तो इसलिए इस पैलेस को डच पैलेस भी कहा जाता है और ये आपको केरला में कोची में मट्टानचेरी में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन द राइट आंसर केरला। नेक्स्ट है व्हाट वेयर कॉटन टेक्सटाइल्स जनरली नेम्ड इन यूरोप विच वेयर टेकन बाय पोर्तुगीज फ्रॉम कालीकट। यूरोप में आमतौर पर कालीकट से पुर्तगालियों द्वारा लाए गए सूती वस्त्रों का क्या नाम दिया गया था? तो ऑप्शन द राइट आंसर कालीको। यूरोप में आमतौर पर कालीकट से पुर्तगालियों द्वारा लाए गए कॉटन टेक्सटाइल को
कालिको नाम दिया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर कालिको। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्तुगीज इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी फसल पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाई गई थी। तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन में से किस क्रॉप्स को भारत में पुर्तगालियों के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर चिल्ली। चिल्ली ये भारत में पुर्तगालियों के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पुर्तगालियों के द्वारा भारत में सेवरल टाइप्स के क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को इंट्रोड्यूस किया गया था, लाइक चिल्ली, स्वीट पोटैटो, टबैको, पोटैटो, ब्लैक पेपर, ग्राउंड नट्स, कैश्यू एंड आलमंड एक्सेट्रा। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। ऑप्शन में आपको चिली देखने को मिल रहा है इनमें से। नेक्स्ट है द फर्स्ट टू केम एंड लास्ट टू लिव वेयर। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे। तो यहाँ पे आपको उस यूरोपियन कंट्री का नाम बताना है जो भारत में सबसे पहले आया था लेकिन भारत से सबसे बाद में गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर पोर्तुगीज। तो पोर्तुगीज ये भारत में ट्रेडिंग पर्पज से सबसे पहले आए थे लेकिन भारत के कुछ हिस्सों को कॉलोनी बना लिए और भारत से सबसे बाद में गए थे। तो ये लगभग 1498 में भारत आ गए थे और भारत को छोड़कर पूरी तरीके से 1961 में गए थे। तो लगभग ये भारत में 450 सालों तक रहे थे। ऑप्शन डी द राइट आंसर पोर्तुगीज। नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर विच एंडेड द पोर्तुगीज रूल इन इंडिया वाज साइंड ऑन। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाला आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर कब हस्ताक्षर किया गया था। तो यहाँ पर आपको बताना है भारत में पोर्तुगीज रूल को एंड करने वाला इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पे कब साइन किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 19 दिसंबर 1961। 19 दिसंबर 1961 में साइन किया गया था। तो फाइनली दिसंबर 1961 में इंडियन मिलिट्री के द्वारा आर्म एक्शन लिया गया जिससे 19 दिसंबर 1961 में जो भारत में पुर्तगाली गवर्नर था तो इसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन किया जिससे भारत में पुर्तगालियों का 450 वर्षों का शासन समाप्त हो गया। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पे पुर्तगालियों ने 19 दिसंबर 1961 में साइन किया था जिससे पोर्तुगीज रूल भारत में एंड हो गया था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड गोवा गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द पोर्तुगीज। गोवा को पुर्तगालियों से किस वर्ष स्वतंत्रता मिली। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 1961। 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता मिली। देन इसके अलावा दमन एंड दीव। तो पुर्तगालियों का भारत में गोवा, दमन एंड दीव तो ये 3 जगहों पे कब्जा था। तो इन तीनों टेरिटरीज पुर्तगालियों से 1961 में आज़ाद हुए थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच मुगल रूलर डिफीटेड पोर्तुगीज इन बंगाल। किस मुगल शासक ने बंगाल में पुर्तगालियों को हराया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है शाहजहां। शाहजहां ने पुर्तगालियों को बंगाल में हराया था। तो मुगल रूलर शाहजहां ने 1632 एडी के आसपास में हुगली के आसपास में पुर्तगालियों को हराया था। तो ये अपने कमांडर को भेजा था। तो जो इसका कमांडर था उसने पुर्तगालियों को 1632 एडी के आसपास में हुगली के पास हराया था। हुगली ये बंगाल में स्थित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है शाहजहां। नेक्स्ट है हुज कॉलोनीज वेयर गोवा, दमन एंड दीव। गोवा, दमन और दीव किसके उपनिवेश थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर पोर्तुगीज। गोवा, दमन एंड दीव ये पुर्तगालियों का कॉलोनी था भारत में। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर पोर्तुगीज। तो फ्रेंड्स इससे पहले हम पुर्तगालियों से संबंधित क्वेश्चन कवर किए। अब यहाँ से हम डचों से कवर करेंगे। तो डच ये दूसरे यूरोपियन थे जो भारत आए थे ट्रेडिंग के लिए। तो इनसे संबंधित हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो डच से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच यूरोपियन कंट्री केम टू इंडिया आफ्टर पोर्तुगीज। पुर्तगालियों के बाद कौन सा यूरोपीय देश भारत आया था। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बताना है दूसरा यूरोपियन कंट्री कौन बना था जो भारत ट्रेडिंग के लिए आया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर डच। तो डच ये नीदरलैंड के थे और ये भारत में 1605 में आए थे। तो ये अपना कंपनी 1602 में ही स्थापित किए थे बट ये भारत में 1605 में आए थे। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है और ये दूसरे यूरोपियन कंट्री बने थे भारत आने वाले। नेक्स्ट है द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1602। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1602। नेक्स्ट है व्हेन वाज द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड फॉर्म्स। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1602।
1602 एडी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की गई थी। तो 1602 में बहुत सारे डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड को बनाया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर 1602। नेक्स्ट है द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी रिफर्स टू द कंपनी इन इंडिया फॉर्म्ड बाय द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का तात्पर्य भारत में किस कंपनी द्वारा गठित कंपनी से है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर डच। तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का तात्पर्य भारत में डच कंपनी द्वारा गठित कंपनी से है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर डच के द्वारा यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट है फ्रॉम होम डिड द डच कैप्चर्ड अम्बोइना। डचों ने अम्बोइना पर किससे कब्जा किया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर पोर्तुगीज। डचों ने अम्बोइना पे पुर्तगालियों से कब्जा किया था। तो 1605 में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बोइना ले लिया और धीरे धीरे पुंज के स्पाइस आइलैंड में उन्हें हराकर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो पुंज का स्पाइस आइलैंड ये इंडोनेशिया में स्थित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। डचों ने अम्बोइना को पुर्तगालियों से ले लिया था 1605 एडी में। नेक्स्ट है वेयर डिड द डच फाउंडेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो यहाँ पे आपको बताना डच ये भारत में अपना पहला फैक्ट्री कहाँ पे सेटअप किए थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मछलीपट्टनम। डच भारत में अपना पहला फैक्ट्री मछलीपट्टनम में सेटअप किए थे और मछलीपट्टनम को मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं पे आपको मछलीपट्टनम भी देखने को मिल सकता है। तो ये 1605 में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में सेटअप किए थे। तो मछलीपट्टनम ये प्रेजेंट आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये स्टेट भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद ये दूसरा फैक्ट्री 1610 में पुलिकट में सेटअप किए थे और पुलिकट ये आपको प्रेजेंट तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। देन इसके बाद ये 1616 में सूरत में सेटअप किए थे। देन उसके बाद 1641 में भीमलीपट्टनम में सेटअप किए थे। देन उसके बाद 1645 में कराईकल में सेटअप किए थे। देन उसके बाद 1653 में चिंसुरा में सेटअप किए थे और चिंसुरा ये प्रेजेंट है वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। देन उसके बाद 1658 में कासिम बाजार, बालेश्वर, पटना एंड नागापट्टनम। तो इन जगहों पर ये 1658 में सेटअप किए थे। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट फैक्ट्री मछलीपट्टनम में सेटअप किए थे। देन इसके बाद दूसरा पुलिकट तमिलनाडु में सेटअप किए थे। तो यहाँ पे ये दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हु बिल्ड द गेल्डेरिया फोर्ट इन पुलिकट तमिलनाडु। तमिलनाडु के पुलिकट में गेल्डेरिया किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर डच। तमिलनाडु के पुलिकट में गेल्डेरिया फोर्ट डचों ने बनवाया था। तो 1613 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा गेल्डेरिया फोर्ट को तमिलनाडु के पुलिकट में बनवाया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर डच। नेक्स्ट है वेयर डिड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप देयर हेडक्वार्टर्स। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है पुलिकट। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर पुलिकट में सेटअप किया था। तो ये 1610 में पुलिकट में अपना फैक्ट्री सेटअप किए। देन इसके बाद यहाँ पे 1613 में अपना गेल्डेरिया फोर्ट का निर्माण करवाए। उसके बाद इसे अपना हेडक्वार्टर डिक्लेयर किए। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट बाय व्हाट नेम डिड द डच कॉन्कर जकार्ता एंड बिल्ड ए सिटी ऑन इट्स ruins इन 1619। डचों ने जकार्ता जीतकर 1619 में इसके खंडहरों पर किस नाम से नगर बसाया? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है बेटेविया। डचों ने जकार्ता जीतकर 1619 में इसके खंडहरों पर बेटेविया नाम से नगर बसाया था और प्रेजेंट डे आपको जकार्ता इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। ये इंडोनेशिया का हिस्सा है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द हेड ऑफ ए डच फैक्ट्रीज कॉल्ड। डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर फैक्टर्स। डच फैक्ट्रीज के प्रमुख को फैक्टर्स कहा जाता था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर फैक्टर्स। नेक्स्ट है विच किंग ऑफ साउथ इंडिया डिफीटेड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बैटल ऑफ कोलाचेल इन 1741। दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराए थे? तो यहाँ पे आपको साउथ इंडिया के उस किंग का नाम बताना है जो 1741 में बैटल ऑफ कोलाचेल में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराए थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा ये साउथ इंडिया के किंग थे जो 1741 में बैटल ऑफ कोलाचेल में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराए थे। तो बैटल ऑफ कोलाचेल 1741 में त्रावणकोर के इंडियन किंगडम और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। तो त्रावणकोर के उस टाइम राजा मार्तंड वर्मा थे। तो ये
बैटल ऑफ कोलाचल में डच के अगेंस्ट जीते थे। तो इस बैटल में डचों को हारना पड़ा था और त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ बेदाड़ा टुक प्लेस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। बेदाड़ा का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है ब्रिटिश एंड डच। बैटल ऑफ बेदाड़ा ब्रिटिश और डच के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है ब्रिटिश एंड डच। नेक्स्ट है व्हेन वाज द बैटल ऑफ बेदाड़ा फाउट बिटवीन द ब्रिटिश आर्मी एंड द डच आर्मी। बेदाड़ा का युद्ध ब्रिटिश आर्मी और डच आर्मी के बीच कब लड़ा गया था? तो यहाँ पे आपको ईयर बताना है किस वर्ष बैटल ऑफ बेदाड़ा हुआ था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1759। 1759 में बैटल ऑफ बेदाड़ा हुआ था। तो 1759 में डच कंपनी और इंग्लिश कंपनी के बीच में बंगाल के रिसोर्सेज को लेकर यह बैटल हुआ था और यह बैटल डच हार गए थे। उसके बाद ये भारत छोड़ दिए और फिर इंडोनेशिया शिफ्ट हो गए थे। तो यह बैटल 1759 में ब्रिटिश आर्मी और डच आर्मी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है व्हाई डिड डच ईस्ट इंडिया कंपनी फेल टू मेंटेन इट्स इन्फ्लुएंस इन इंडिया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना प्रभाव बनाए रखने में क्यों विफल रही? तो यहाँ पे आपको रीजन बताना है डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने इन्फ्लुएंस को मेंटेन करने में क्यों फेल रहे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है द इंग्लिश फोर्सेस मेड देम लीव इंडिया। तो अंग्रेजी सेनाओं ने डचों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर ये इनका मेन रीजन था। तो नेक्स्ट है ब्रिटिश। तो इससे पहले हम पोर्तुगीज एंड डच को कवर कर चुके हैं। तो भारत में आने वाली तीसरी यूरोपियन कंपनी ब्रिटिश थी। तो यहाँ से हम ब्रिटिश से कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ब्रिटिश से फर्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंग्लिश पर्सन हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर वाज। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो यहाँ पे आपको उस पहले इंग्लिश पर्सन का नाम बताना है जो अकबर के दरबार में आया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है रोल्फ फिच। रोल्फ फिच ये पहला इंग्लिश व्यक्ति था जो अकबर के दरबार में आया था। तो ये लगभग 1585 एडी के आसपास में आया था। ये लगभग 1585 एडी के आसपास में अकबर के दरबार में आया था और ये इंग्लिश मर्चेंट एंड ट्रेवलर था जो लैंड रूट के थ्रू आया था। तो ये सी रूट के थ्रू नहीं आया था, ये लैंड रूट के थ्रू आया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है रोल्फ फिच। नेक्स्ट है मर्चेंट हु वांटेड टू ट्रेड विथ द ईस्ट took permission from the Queen Elizabeth I and formed a company। कहाँ के व्यापारी जो पूर्व के साथ व्यापार करना चाहते थे तो उन्होंने महारानी एलिजाबेथ प्रथम से अनुमति ली और एक कंपनी बनाई। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के मर्चेंट ईस्ट के साथ अपना व्यापार करना चाहते थे तो इसलिए उन्होंने वहाँ के महारानी एलिजाबेथ प्रथम से परमिशन ली और एक कंपनी बनाई। तो ये ब्रिटिश मर्चेंट थे। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हु ऑथोराइज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन ईस्टर्न कंट्रीज। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए किसने अधिकृत किया? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है क्वीन एलिजाबेथ प्रथम। क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ ट्रेड करने के लिए ऑथोराइज किया। तो 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर द्वारा कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ ट्रेड करने के लिए एकाधिकार प्रदान किया और शुरुआती में इस कंपनी को द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कहा जाता था, जो बाद में पॉपुलरली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाने लगी। तो शुरुआती में इसका स्थापना 1690 में ही किया गया था, लेकिन चार्टर इसे इंग्लैंड के महारानी के द्वारा 1600 में दिया गया था और ऑप्शन में 1600 ही देखने को मिलते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब किया गया था? तो 1600, ऑप्शन में 1600 ही देखने को मिलते हैं। तो ये डेट इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट कर सकते हैं। और चार्टर इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम दी थी। नेक्स्ट है द चार्टर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ग्रांटेड बाय। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लिए चार्टर किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है क्वीन एलिजाबेथ प्रथम। क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा चार्टर को दिया गया था। ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रेड विथ ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया। ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये क्वेश्चन पूछे गए और यहाँ पे आपको 1599 देखने को नहीं मिल रहा है।
तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 1600। नेक्स्ट है व्हेन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश इंडिया वाज रूल्ड बाय। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत पर किसका शासन था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर मुगल। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में किया गया था तो उस टाइम भारत पे मुगल का शासन था। नेक्स्ट है व्हेन बाय द मुगल बादशाह ऑफ इंडिया व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो यहाँ पे आपको बताना है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस टाइम भारत पर किस मुगल बादशाह का शासन था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर अकबर। तो ये अकबर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था। तो इसका शासनकाल लगभग 1656 से 1605 तक है और कंपनी का फॉर्मेशन हो गया था 1600 में ही। तो ये उस टाइम रूल कर रहा था भारत पे, मुगल बादशाह ये था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच वाज द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट केम टू इंडिया। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन ये भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है रेड ड्रैगन। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश टू अपीयर इन द मुगल कोर्ट ड्यूरिंग जहांगीर रेन। जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल दरबार में पेश होने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस ये पहला अंग्रेज था जो जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल दरबार में पेश हुआ था। तो विलियम हॉकिंस ये हेक्टर का कमांडर था। तो हेक्टर ये 1608 में सूरत में लंगर डालने वाला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज था। तो विलियम हॉकिंस ये भारत में हेक्टर से आया था और ये जहांगीर से 1609 में आगरा में कंपनी स्थापित करने के सिलसिले में मिला था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे जा सकते हैं ये जहांगीर से कहाँ पे मिला था? तो ये आगरा में मिला था 1609 में एक कंपनी स्थापित करने के सिलसिले में। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ इंग्लिश खान बाय जहांगीर। निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है विलियम हॉकिंस। जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की टाइटल से सम्मानित किया था। तो जहांगीर के द्वारा इंग्लिश खान और साथ में 400 मनसब भी दिया गया था। तो ये भी आपसे स्टेटमेंट के रूप में पूछे जा सकते हैं जहांगीर ने कितने मनसब दिए थे? तो ये 400 मनसब दिया था और इंग्लिश खान की टाइटल दिया था कैप्टन विलियम हॉकिंस को। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज सेंट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द कोर्ट ऑफ मुगल रूलर टू सिक्योर रॉयल पैट्रनेज। निम्नलिखित में से किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाही संरक्षण प्राप्त करने के लिए मुगल शासक के दरबार में भेजा था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है कैप्टन विलियम हॉकिंस। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाही संरक्षण प्राप्त करने के लिए मुगल शासक के दरबार में कैप्टन विलियम हॉकिंस को भेजा था। तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हु वाज द मुगल रूलर व्हेन द फर्स्ट ब्रिटिश एंटर्ड द मुगल कोर्ट टू सिक्योर रॉयल पैट्रनेज। जब पहला ब्रिटिश शाही संरक्षण के लिए मुगल दरबार में दाखिल हुआ तो मुगल शासक कौन था? तो यहाँ पे आपको उस मुगल रूलर का नाम बताना है कौन था जब पहला ब्रिटिश सिक्योर रॉयल पैट्रनेज के लिए मुगल दरबार में दाखिल हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है जहांगीर। तो उस टाइम जहांगीर था। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है इन विच इंडियन सिटी डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट लैंडेड। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले भारत के किस शहर में उतरी थी? तो यहाँ पे आपको उस भारतीय शहर का नाम बताना है जिस भारतीय शहर में कैप्टन विलियम हॉकिंस के लीडरशिप के अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर सूरत। तो जो कैप्टन विलियम हॉकिंस था वो सूरत में आया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सूरत में लैंड की थी। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर सूरत। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच मुगल द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। किस मुगल के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो यहाँ पे आपको बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी किस मुगल के शासनकाल में भारत में अपना पहला फैक्ट्री सेटअप किया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है जहांगीर। तो ये जहांगीर के शासनकाल में अपना पहला फैक्ट्री सेटअप किए हुए थे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब कंपनी का स्थापना 1600 में किया गया था तो उस टाइम इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी और भारत में उस टाइम अकबर का शासनकाल था।
और जब पहला फैक्ट्री भारत में सेटअप किया गया तो उस टाइम भारत में जहांगीर का शासनकाल हो गया और इंग्लैंड में जेम्स प्रथम वहाँ के महाराजा थे। नेक्स्ट है, वेयर डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेट ऑर्डर फ्रॉम जहांगीर टू सेटअप द फर्स्ट फैक्ट्री। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर द्वारा पहला कारखाना स्थापित करने के लिए कहाँ आदेश प्राप्त किया था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर सूरत। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर द्वारा पहला कारखाना स्थापित करने के लिए सूरत में ऑर्डर प्राप्त किया था। तो 1608 में आदेश दिया गया था, लेकिन कुछ विवादों के कारण यह आदेश रद्द कर दिया गया था। लेकिन बाद में फिर से 1613 में आदेश प्राप्त करके ये यहाँ पे परमानेंट फैक्ट्री को सेटअप किए थे। तो पहला ऑर्डर 1608 में दिया गया था सूरत में स्थापित करने के लिए, लेकिन कुछ विवादों के कारण इसे रद्द कर दिया गया। फिर से ये आदेश को प्राप्त करके 1613 में सूरत में परमानेंट फैक्ट्री को सेटअप करते हैं। तो ऑप्शन इधर राइट है, सूरत में ऑर्डर दिया गया था जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट है, वेयर डिड द ब्रिटिश सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी तट पर अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो यहाँ पे आपको बताना ईस्ट कोस्ट, भारत के ईस्ट कोस्ट पे अंग्रेजों ने कहाँ पे पहला फैक्ट्री सेटअप किया था? तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है मछलीपट्टनम। तो ये ईस्ट कोस्ट में पहला फैक्ट्री मछलीपट्टनम में सेटअप किए थे। तो ये एक टेम्प्रोरी फैक्ट्री था जहाँ पे ये 1611 में सेटअप किए थे। तो ये 1611 में सेटअप किए थे, एक टेम्प्रोरी फैक्ट्री था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है मछलीपट्टनम। नेक्स्ट है, एट विच प्लेस द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला स्थायी कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया था? तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है सूरत। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला परमानेंट फैक्ट्री सूरत में सेटअप किया था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर सूरत। सूरत ये गुजरात में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड द परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत इन द ईयर। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सूरत में किस वर्ष परमानेंट फैक्ट्री सेटअप किया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1613। 1613 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सूरत में परमानेंट फैक्ट्री सेटअप किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बैटल ऑफ शवाली वाज फॉट बिटवीन। बैटल ऑफ शवाली किसके बीच लड़ी गई थी? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है इंग्लिश एंड पोर्तुगीज। अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में बैटल ऑफ शवाली लड़ी गई थी। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन विच बैटल डिड द ब्रिटिश डिफीट द पोर्तुगीज। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? तो यहाँ पे आपको उस बैटल का नाम बताना है जिस बैटल में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है बैटल ऑफ शवाली। बैटल ऑफ शवाली में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया था। तो नेवल बैटल ऑफ शवाली को बैटल ऑफ शुवाली भी कहा जाता है। तो यह बैटल सूरत शहर के पास एक शुवाली गांव के तट पर 1612 में लड़ा गया था। तो बैटल ऑफ शवाली यह 1612 में हुआ था अंग्रेजों एंड पुर्तगालियों के बीच में, और इस बैटल में पुर्तगालियों को हार का सामना करना पड़ा था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स डिफीटेड पोर्तुगीज एट शवाली। शवाली में किस ब्रिटिश अधिकारी ने पुर्तगालियों को हराया था? तो ये एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे आपको उस ब्रिटिश अधिकारी का नाम बताना है जो पुर्तगालियों को शवाली के लड़ाई में हराया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर थॉमस वेस्ट। तो यह ब्रिटिश अधिकारी थॉमस वेस्ट था जो पुर्तगालियों को बैटल ऑफ शवाली में हराया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है थॉमस वेस्ट। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द इंग्लिश सेंड सर थॉमस रो टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर टू गेट परमिशन फॉर ट्रेड। अंग्रेजों ने सर थॉमस रो को व्यापार की अनुमति के लिए जहांगीर के दरबार में कब भेजा था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1615। सर थॉमस रो ये जहांगीर के दरबार में 1615 में आया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1615। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्बेसडर अराइव्ड एट जहांगीर कोर्ट ड्यूरिंग 1615। निम्नलिखित में से कौन सा राजदूत 1615 के दौरान जहांगीर के दरबार में आया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सर थॉमस रो। सर थॉमस रो ये 1615 के दौरान जहांगीर के दरबार में आया था। तो 1615 में जहांगीर के दरबार में किंग जेम्स प्रथम के एम्बेसडर के रूप में ये भारत भेजा गया था, और ये भारत में 1615 से 1619 तक रहा था, और जहांगीर से पहली बार ये अजमेर में 1616 में मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
सर थॉमस रो ये जहांगीर से पहली बार अजमेर में 1616 में मिला था। तो ये क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट के रूप में पूछे जा सकते हैं। और ये किसके एम्बेसडर के रूप में भारत आया था, तो ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए। तो ये किंग जेम्स प्रथम के एम्बेसडर के रूप में भारत आया था सर थॉमस रो 1615 में। ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है सर थॉमस रो ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम जहांगीर टू सेट अप ए फैक्ट्री इन। सर थॉमस रो ने जहांगीर से कहाँ कारखाने स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। तो आगरा, बरोच एंड अहमदाबाद जैसे कुछ जगहों पे कारखाने खोलने की अनुमति प्राप्त करने में यह सफल रहा था सर थॉमस रो जहांगीर से। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है द सुल्तान ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इशूड द गोल्डन फरमान फॉर फ्री ट्रेड टू द ब्रिटिश इन 1632। निम्नलिखित में से किस राज्य के सुल्तान ने 1632 में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर गोलकुंडा। गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था। तो 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के सुल्तान ने फ्री ट्रेड के लिए एक गोल्डन फरमान जारी किया था। इसके बदले अंग्रेजों को 500 पकौड़ा पर ईयर देना था। तो इसके बदले भी अंग्रेजों को 500 पकौड़ा पर ईयर देना था गोलकुंडा के सुल्तान को। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, ये गोलकुंडा का सुल्तान था जो 1632 में गोल्डन फरमान जारी किया था फ्री ट्रेड के लिए अंग्रेजों को। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। नेक्स्ट, व्हेन डिड फ्रांसिस डे गेट मद्रास फ्रॉम द राजा ऑफ चंद्रगिरी। फ्रांसिस डे को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास कब मिला, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1639। 1639 में फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेजी अधिकारी ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किला बंद कोठी बनवाया जिसका नाम बाद में फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो अंग्रेजों का पहला किला बनता है, तो यह 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिए थे और वहाँ उस किले का निर्माण किए थे। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच बाय द फर्स्ट फोर्ट वाज बिल्ट बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया पहला किला कौन सा था, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज ये भारत में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पहला किला था। तो ये आपको भारत के चेन्नई के कोस्टल सिटी में देखने को मिलेगा और इसे लगभग 1639 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। तो यह भारत में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पहला किला है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द फोर्ट सेंट जॉर्ज एस्टैब्लिश बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी इज लोकेटेड एट। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे आपको उस प्लेस का नाम बताना है किस प्लेस पे फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थापित है जो अंग्रेजों का पहला किला था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर चेन्नई, ये चेन्नई में आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर चेन्नई। नेक्स्ट है इन विच ईयर बाय द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री एस्टैब्लिश ऑन द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर। हुगली नदी के तट पर प्रथम अंग्रेजी कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1651। 1651 में हुगली नदी के तट पर प्रथम अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1651। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स वाज रिसीव्ड एज डोरी बाय चार्ल्स सेकेंड ऑफ इंग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पर बताना ऑप्शन में से कौन सा एक आइलैंड इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को डोरी के रूप में रिसीव्ड हुआ था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर बॉम्बे। तो बॉम्बे इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को डोरी के रूप में मिला था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर बॉम्बे। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज बॉम्बे गिवन टू द ब्रिटिश एज डोरी। किस वर्ष बॉम्बे को दहेज के रूप में अंग्रेजों को दिया गया था, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1661। 1661 में अंग्रेजों को दहेज के रूप में बॉम्बे मिला था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1661। नेक्स्ट है द आइलैंड ऑफ बॉम्बे वाज गिवन टू द इंग्लिश प्रिंस चार्ल्स सेकेंड एज डोरी बाय। दहेज के रूप में अंग्रेजी राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को बॉम्बे आइलैंड किसके द्वारा दिया गया था, तो यहाँ पर आपको बताना बॉम्बे आइलैंड ये किसके द्वारा इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर पोर्तुगीज। तो पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया था। तो 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह
पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हो गया था। तो इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बॉम्बे आइलैंड दिया था। तो यह एक इंडियन टेरिटरी है, बट दहेज इंग्लिश और पोर्तुगीज खेल रहे हैं। तो 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों से मिला था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है पोर्तुगीज। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड चार्ल्स सेकेंड गेव बॉम्बे आइलैंड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी एट एन एनुअल रेंट ऑफ 10 पाउंड्स। चार्ल्स द्वितीय ने किस वर्ष बॉम्बे द्वीप ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दिया था? तो चार्ल्स द्वितीय का 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से शादी हुआ था। तो पुर्तगालियों ने डोरी के रूप में बॉम्बे आइलैंड दिया था चार्ल्स द्वितीय को। तो ये चार्ल्स द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दिया था? तो यहाँ पे आपको ईयर बताना है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1668। 1668 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के किराए पर बॉम्बे आइलैंड को दे दिया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेडक्वार्टर्स वाज रिप्लेस्ड फ्रॉम सूरत टू बॉम्बे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बॉम्बे कब बनाया गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1687। 1787 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर सूरत से बॉम्बे शिफ्ट किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1687। नेक्स्ट है, हु स्टैब्लिश फैक्ट्री एट सुल्तानुती इन 1690। 1690 में सुल्तानुती में फैक्ट्री किसने स्थापित किया था? तो यहाँ पे आपको बताना 1690 में सुल्तानुती में फैक्ट्री किसने सेटअप किया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक ने 1690 के आसपास में सुल्तानुती में फैक्ट्री को सेटअप किया था और 1696 के आसपास में सुल्तानुती को फोर्टिफाइड किया गया था। तो 1696 के आसपास में सुल्तानुती को फोर्टिफाइड किया गया था, जो बाद में फोर्ट विलियम के नाम से जाने लगा। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वेयर डिड द ब्रिटिश सेटअप ए फोर्टिफाइड फैक्ट्री नेम्ड फोर्ट विलियम इन इंडिया। भारत में अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम नामक किलेबंद कारखाने की स्थापना कहाँ किया था? तो यहाँ पर आपको बताना भारत में अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम नामक किलेबंद कारखाने की स्थापना कहाँ पे किया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर कलकत्ता। तो कलकत्ता को हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ब्रिटिश ने फोर्ट विलियम नामक एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री का स्थापना किया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। तो पूछे जाते हैं फोर्ट विलियम ये प्रेजेंट है कहाँ स्थित है? तो ये आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्ट बिल्ट बाय द इंग्लिश इन कलकत्ता। कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम ये कलकत्ता में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया किले का नाम है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर फोर्ट विलियम। नेक्स्ट है, प्रेजेंट डे ऑफ कोलकाता वाज फॉर्म्ड बाय द एमलगमेशन ऑफ 3 विलेज कालीकता, गोविंदपुर एंड डैश। वर्तमान कोलकाता का गठन 3 गांवों के समामेलन से हुआ था। तो कालीकता और गोविंदपुर के अलावा तीसरा गांव कौन सा था? तो यहाँ पे आपको तीसरे गांव का नाम बताना है, वह तीसरा गांव कौन सा था? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है सुल्तानुती। तो ये तीसरा गांव सुल्तानुती था। तो 1698 के आसपास में ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ के लोकल जमींदार सबरना चौधरी से सुल्तानुती, कालीकता एंड गोविंदपुर, तो ये 3 गाँव को लिए हुए थे। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर सुल्तानुती। तो ये 3 गांव पे आज का वर्तमान कोलकाता बसा हुआ है। नेक्स्ट है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता शहर की नींव कौन रखा था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक ये कलकत्ता शहर की नींव रखा था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु वर द मुगल सूबेदार ऑफ बंगाल who allowed the British to buy the जमींदारी of 3 villages सुल्तानुती, कालीकता एंड गोविंदपुर। बंगाल का वह मुगल सूबेदार कौन था जिसने अंग्रेजों को सुल्तानुती, कालीकता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति दिया था? तो यहाँ पे आपको बंगाल के उस मुगल सूबेदार का नाम बताना है जिसने अंग्रेजों को सुल्तानुती, कालीकता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति दिया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर अजीम उस शान। तो ये उस टाइम मुगल सूबेदार था। तो ये 1697 से अपने मृत्यु के 1712 तक उड़ीसा, बिहार एंड बंगाल सूबा का सूबेदार था। ये मुगल सूबेदार था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि आपसे पूछेगा मुगल सूबेदार कौन था तो अजीम उस शान, और जमींदार कौन था वहाँ पे तो सबरना चौधरी। सबरना चौधरी उस टाइम वहाँ के जमींदार थे। तो जमींदार यदि पूछेगा कौन जमींदार था जिसने अनुमति दिया था
तो सबरना चौधरी। और मुगल सूबेदार कौन था जिसने अनुमति दिया था इन 3 गाँव पे अंग्रेजों को? तो ये आजिम उस शान था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। और ये 3 गाँव आज के प्रेजेंट डे कोलकाता है। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फोर्ट विलियम? फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सर चार्ल्स आयर। सर चार्ल्स आयर ये फोर्ट विलियम का फर्स्ट प्रेसिडेंट था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु लेड द इंग्लिश कंपनीज एम्बेसी टू फर्रुखशियार कोर्ट? फर्रुखशियार के दरबार में अंग्रेजी कंपनी के दूतावास का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है जॉन सरमन। जॉन सरमन ने 1715 के आसपास में इंग्लिश कंपनी के दूतावास का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर जॉन सरमन। नेक्स्ट है, विच रूलर कन्फर्ड द प्रिविलेज ऑफ फ्री ट्रेड ग्रांटेड टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1717? किस शासक ने 1717 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार के लिए विशेषाधिकार प्रदान किया था? तो यहाँ पे आपको रूलर का नाम बताना है, वह रूलर कौन था जिसने 1717 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक फरमान जारी किया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर फर्रुखशियार। तो ये फर्रुखशियार था जिसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार के लिए एक फरमान जारी किया था। तो इस फरमान के अंतर्गत 3000 रुपये वार्षिक टैक्स के बदले कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट दे दी गई थी। साथ ही में 10,000 रुपये वार्षिक टैक्स के बदले कंपनी को सूरत में भी सभी टैक्सों से मुक्त कर दिया गया था। और जो कंपनी के द्वारा मुंबई में सिक्के ढाले गए थे तो वो संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा दे दी गई थी। तो इसलिए इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये फरमान फर्रुखशियार ने जारी किया था 1717 में। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द ईस्ट इंडिया रिसीव्ड ए डिक्री फ्रॉम फर्रुखशियार? किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुखशियार से एक फरमान प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 1717। 1717 में फर्रुखशियार से ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट? ऑप्शन में दिए गए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पे आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इंग्लिश भारत में अपना पहला फैक्ट्री सूरत में ओपन किए थे, तो ये स्टेटमेंट सही है। देन नेक्स्ट, इंग्लिश के फेवर में फर्रुखशियार के द्वारा एक फरमान जारी किया गया था जिसे ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है क्योंकि फर्रुखशियार ने ब्रिटिश के फेवर में एक फरमान जारी किया जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1757। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1757। नेक्स्ट है, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट बिटवीन? प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो यहाँ पर आपको बताना किसके किसके बीच में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सिराज उदौला एंड ब्रिटिश आर्मी। तो सिराज उदौला और ब्रिटिश आर्मी के बीच में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। तो ये बैटल 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। तो रॉबर्ट क्लाइव ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहा था और सिराजुद्दौला ये बंगाल के नवाब था। तो इन दोनों के बीच में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन विच बैटल सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव? रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में पराजित किया था? तो यहाँ पर आपको बताना है रॉबर्ट क्लाइव ये सिराजुद्दौला को किस बैटल में हराया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव से हार का सामना करना पड़ा था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट है, द बैटल ऑफ प्लासी इज वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री बिकॉज? प्लासी का युद्ध क्यों भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण घटना है? तो यहाँ पे आपको रीजन बताना है किस कारण से बैटल ऑफ प्लासी इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है बैटल ऑफ प्लासी ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, इसलिए इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। नेक्स्ट है, द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगेन विद द बैटल ऑफ
बंगाल पर ब्रिटिश विजय की शुरुआत किस बैटल से हुई थी? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी से बंगाल पर ब्रिटिश विजय की शुरुआत हुई थी। तो भारत में ट्रेड को कंट्रोल करने के बाद अंग्रेज भारत पर पॉलिटिकल रूप से भी हावी होना चाहते थे, तो इसकी शुरुआत बैटल ऑफ प्लासी से हुई थी इनकी। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश अचीव्ड पॉलिटिकल पावर इन इंडिया आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल? निम्नलिखित में से किस बैटल के बाद अंग्रेजों ने भारत में पॉलिटिकल पावर हासिल किया था? तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद अंग्रेजों ने भारत में पॉलिटिकल पावर को गेन किया था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु एस्टैब्लिश द मिलिट्री एंड पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल? बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का सैन्य और राजनीतिक वर्चस्व किसने स्थापित किया था? तो यहाँ पे आपको उस व्यक्ति का नाम बताना, वह अंग्रेज कौन था जिसने बंगाल में मिलिट्री और पॉलिटिकल सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश किया था? तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। तो ये रॉबर्ट क्लाइव था जिसे बंगाल का पहला गवर्नर कहा जाता है। सिर्फ गवर्नर इसे बंगाल का कहा जाता है पहला। तो जिसने बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की मिलिट्री एंड पॉलिटिकल सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश किया था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग जनरल्स वाज आल्सो नोन एज हेवन बोर्न जनरल? निम्नलिखित जनरलों में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता था क्योंकि ये 1767 के आसपास भारत से गया, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर जीतकर ट्रीटी साइन कर, देन इसके बाद कुछ वर्ष बाद ये आत्महत्या कर लिया था। तो इसलिए इतिहासकारों ने इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट, इन विच बैटल डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी defeat the combined forces of Mir Qasim Sujauddaulah and मुगल रूलर शाह आलम II इन 1764? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस बैटल में 1764 में मीर कासिम सुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है बैटल ऑफ बक्सर। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके कंबाइंड फोर्सेस को 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में पराजित किया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु लेड द इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है हेक्टर मुंडो। हेक्टर मुंडो ने बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। लेकिन 1765 में जब ये बैटल एंड होता है तो उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है। तो इस ट्रीटी को साइन करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव आता है और इस बैटल का नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया था। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके बीच में हस्ताक्षरित किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव और मुगल रूलर शाह आलम द्वितीय के बीच में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स मेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द लेजिटिमेट मास्टर ऑफ द बंगाल सूबा? निम्नलिखित में से किस घटना ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबा का वैद्य स्वामी बना दिया? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर यह 1764 में हुआ था। तो इस बैटल ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबा का वैद्य स्वामी बना दिया। तो शुरुआत इनका हो गया था बैटल ऑफ प्लासी से ही। तो ये 1757 में हुआ था, लेकिन कंप्लीट डोमिनेशन ये 1764 में बैटल ऑफ बक्सर से हुआ था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश टू कम टू इंडिया? अंग्रेजों को भारत आने के लिए किसने प्रभावित किया? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर पोर्तुगीज। तो ये पोर्तुगीज से इन्फ्लुएंस होकर भारत आया था ट्रेड करने के लिए। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर पोर्तुगीज। नेक्स्ट है, फॉर व्हाट पर्पस डिड द ब्रिटिश कम टू इंडिया? अंग्रेज भारत किस उद्देश्य से आए थे? तो यहाँ पे पर्पस बताना, इनका पर्पस क्या था भारत आने का? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर ट्रेड। तो ये शुरुआत में ट्रेड के पर्पस से आए थे, लेकिन बाद में पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी जैसे अन्य मामलों में भी अपना प्रभुत्व बढ़ाया और फिर भारत को कॉलोनी भी बनाए। लेकिन शुरुआती में ये ट्रेड के पर्पस से भारत आए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। तो इससे पहले हम 3 यूरोपियन कंट्री को कवर कर चुके हैं और भारत में चौथी यूरोपियन कंट्री डेनिश थे। तो यहाँ पे हमारा डेनिश से फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1616। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन किया गया था। तो किंग क्रिश्चियन IV के अंडर में 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है।
नेक्स्ट है विच वाज द फर्स्ट ट्रेड सेंटर ऑफ डेनिश कंपनी इन इंडिया। भारत में डेनिश कंपनी का पहला केंद्र कौन सा था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर ट्रिंक्यूबर। तो ये अपना पहला ट्रेड सेंटर भारत में ट्रिंक्यूबर में ओपन किए थे। तो ट्रिंक्यूबर ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये 1620 में पहला ट्रेड सेंटर ओपन किए थे भारत में। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर ट्रिंक्यूबर। नेक्स्ट है ट्रीटी बिटवीन डेन्स एंड तंजौर वाज साइंड इन द ईयर। डेन्स और तंजौर के बीच संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1620। 1620 में डेन्स और तंजौर के बीच में ट्रीटी पे हस्ताक्षर किया गया था। और पंजेन डे हम तंजौर को तंजावुर के नाम से जानते हैं। तो तंजावुर ये तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट है। तो डेन्स ये अपना पहला फैक्ट्री तमिलनाडु के तंजावुर में ट्रंक्यूबर में खोले थे। तो ट्रंक्यूबर ये तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है। तो यह ट्रीटी 1620 में हुआ था। नेक्स्ट है विच किंग ऑफ तंजावुर हु विलिंगली नेगोशिएटेड विथ डेनिश मर्चेंट फॉर ट्रेड। तंजावुर के वह कौन राजा थे जिन्होंने स्वेच्छा से डेनिश व्यापारियों के साथ व्यापार के लिए बातचीत किए थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है रघुनाथ नायक। तो उस टाइम तंजावुर के राजा रघुनाथ नायक थे। तो ये स्वेच्छा से डेनिश मर्चेंट से बात किए और 1620 में ट्रीटी हुआ और ये ट्रंक्यूबर में पहला फैक्ट्री ओपन करने के लिए डेनिश को दे दिए थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ये उस टाइम वहाँ के राजा थे। तो ये आपसे स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है तंजावुर के राजा कौन थे जब इन्होंने पहला फैक्ट्री ओपन करने के लिए डेनिश मर्चेंट को दिया था? तो रघुनाथ नायक थे। नेक्स्ट है द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स ट्रेड सेंटर एट सेरामपुर इन। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेरामपुर में अपना व्यापार केंद्र कब स्थापित किया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1676। तो ये अपना पहला फैक्ट्री 1620 में तमिलनाडु के ट्रंक्यूबर में ओपन किए थे। देन उसके बाद 1676 में ये वेस्ट बंगाल के सेरामपुर में ओपन किए थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। ये भी पूछे जाते हैं ये सेरामपुर में अपना फैक्ट्री कब ओपन किए थे डेंस। तो ये 1776 में ओपन किए थे और ये आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। सेरामपुर ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। नेक्स्ट है द डेनिश कंपनी लेफ्ट इंडिया बाय सेलिंग देयर सेटलमेंट टू। डेनिश कंपनी ने अपनी बस्तियों को किसे बेचकर भारत छोड़ दिया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर ब्रिटिश। तो ये अपने सेटलमेंट को ब्रिटिश को बेच दिए थे लगभग 1845। तो ये लगभग 1845 के आसपास में अपने सेटलमेंट को ब्रिटिश को बेच दिए। देन इसके बाद ये भारत छोड़ दिए थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेनिश से। तो लास्ट एंड फिफ्थ यूरोपियन कंपनी फ्रेंच थी जो भारत ट्रेड के लिए आई थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है वो लास्ट यूरोपियन कंपनी कौन थी जो भारत ट्रेड के लिए आई थी? तो ये फ्रेंच थे। तो यहाँ से हम फ्रेंच से कुछ क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंच से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 1664। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था। तो प्लान किया गया था कोलबर्ट के द्वारा। तो यही पूछे जाते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के फाउंडर कौन थे? तो कोलबर्ट थे। इनके द्वारा प्लान किया गया था और चार्टर फ्रांस के राजा किंग लुइस 14 के द्वारा दिया गया था। तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट। चार्टर कौन दिए थे? तो किंग लुइस 14। जिस प्रकार अंग्रेजों को वहाँ की महारानी एलिजाबेथ प्रथम दी थी 1600 में, तो उसी प्रकार 1664 में फ्रेंच को फ्रांस के राजा किंग लुइस 14 देते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ट्रेडिंग पर्पस के लिए। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था और ये भारत में आए थे 1668। तो ये 4 सालों के बाद भारत में 1668 में आए थे लेकिन फॉर्मेशन कंपनी का हो गया था 1664 में। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर कोलबर्ट। तो भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंडर कोलबर्ट को माना जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर कोलबर्ट। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट। तो शॉर्ट फॉर्म में कोलबर्ट कहा जाता है। तो कोलबर्ट ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के फाउंडर थे। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड द फ्रेंच ट्रेवलर फ्रैंकोइस बर्नियर अराइव्ड इन इंडिया। फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1658। फ्रेंच ट्रेवलर फ्रैंकोइस बर्नियर भारत आया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1658। नेक्स्ट वेयर डिड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी
फर्स्ट एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री इन इंडिया? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे पहले अपना फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो यहाँ पर बताना ये अपना पहला फैक्ट्री भारत में कहाँ पे सेटअप किए थे? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर सूरत। तो ये अपना पहला फैक्ट्री भारत में सूरत में सेटअप किए थे। तो 1668 में फ्रेंकोइस केरनर के द्वारा पहला फैक्ट्री सूरत में सेटअप किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, पूछे जा सकते हैं। सूरत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला फैक्ट्री कौन सेटअप किया था? तो फ्रेंकोइस केरन 1668 में। देन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अपना सेकेंड फैक्ट्री 1669 में मछलीपट्टनम में सेटअप किया था। तो दूसरा फैक्ट्री है 1669 में मछलीपट्टनम में सेटअप किए थे और पहला सूरत। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु ग्रांटेड द परमिशन टू एस्टैब्लिश द फ्रेंच फैक्ट्री एट मछलीपट्टनम? मछलीपट्टनम में फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किसने दी? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मछलीपट्टनम में फ्रेंच फैक्ट्री सेटअप करने का परमिशन दिया था। तो अब्दुल्ला कुतुब शाह ये कौन था? तो ये कुतुब शाही डायनेस्टी के अंडर साउथ इंडिया में गोलकुंडा किंगडम का 7th रूलर था। तो ये 1626 से 1672 तक शासन किया था। तो इसने परमिशन दिया था फ्रेंच फैक्ट्री को मछलीपट्टनम में सेटअप करने का। और फ्रेंच फैक्ट्री यह मछलीपट्टनम में कब सेटअप हुआ था? तो ये 1669 में। तो ये फ्रेंच का दूसरा फैक्ट्री था। तो ये परमिशन गोलकुंडा किंगडम का 7th रूलर अब्दुल्ला कुतुब शाह ने दिया था और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द फाउंडेशन ऑफ पुडुचेरी लेड? निम्नलिखित में से किस वर्ष पुडुचेरी की नींव रखी गई थी? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर 1673। 1673 में पुडुचेरी की नींव रखी गई थी। और पुडुचेरी की स्थापना किस यूरोपियन पावर के द्वारा किया गया था? तो ये भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ये फ्रेंच के द्वारा पुडुचेरी की स्थापना किया गया था 1673 में। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है नेम द रूलर हु गेव पुडुचेरी टू द फ्रेंच? उस शासक का नाम बताइए जिसने पुडुचेरी को फ्रांसीसियों को दे दिया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है शेर खान लोदी। तो ये शेर खान लोदी था जिसने फ्रेंच को पुडुचेरी दे दिया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है शेर खान लोदी। नेक्स्ट है फ्रॉम होम डिड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी टेक ओवर पुडुचेरी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुडुचेरी पर कब्जा किससे किया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है सुल्तान ऑफ बीजापुर। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बीजापुर के सुल्तान से पुडुचेरी को कब्जा किया था। तो 1673 में बीजापुर सुल्तान के अंडर वलीकोंडापुरम के रूलर शेर खान लोदी ने वेलांगरदी लेस्पिनो को बचने के लिए एक छोटा सा गांव दिया था। तो यही गांव बाद में पुडुचेरी के नाम से विख्यात हुआ, पुडुचेरी के नाम से जाने लगा। तो बीजापुर सुल्तान के अंडर वलीकोंडापुरम के रूलर शेर खान लोदी वेलांगरदी लेस्पिनो को बचने के लिए एक छोटा सा गांव, एक छोटा सा जगह दिया था। तो यही गांव बाद में पुडुचेरी के नाम से जाने लगा। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बीजापुर के सुल्तान से पुडुचेरी को कब्जा किया था, लिया था। नेक्स्ट है इन 1674 हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी बाय द फ्रेंच कंपनी? 1674 में फ्रेंच कंपनी द्वारा पुडुचेरी का पहला गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पर बताना ऑप्शन से किसे पुडुचेरी का पहला गवर्नर फ्रेंच कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है फ्रेंकोइस मार्टिन। फ्रेंकोइस मार्टिन को पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। देन ऑप्शन में और भी नाम है तो उसे हम कवर कर लेते हैं। तो लुइस फोर्टीन ये फ्रांस के राजा थे जब 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन किया गया था। तो ये चार्टर इन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन पूछे जाते हैं जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन किया गया था तो उस टाइम फ्रांस के राजा कौन थे या किनके शासनकाल में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन किया गया था? तो लुइस 14। देन फ्रेंकोइस केरन। तो फ्रेंकोइस केरन ये कौन था? तो ये 1668 में आकर भारत में पहला फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित किया था। तो ये भी नाम इम्पोर्टेंट है। देन कोलबर्ट। तो कोलबर्ट के द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्लान किया गया था। ये भी नाम इम्पोर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कौन स्थापित किया था? तो कोलबर्ट ने ही प्लान किया था और चार्टर दिया गया था लुइस 14 के द्वारा। और बाद में 1674 में लुइस मार्टिन फ्रेंकोइस मार्टिन ये पहला गवर्नर पुडुचेरी का बनता है। तो ये भी नाम इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज पुडुचेरी कैप्चर्ड बाय द डच? निम्नलिखित में से किस वर्ष पुडुचेरी पर डचों ने कब्जा कर लिया था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 1693। 1693 में पुडुचेरी पर डचों ने कब्जा कर लिया था। लेकिन जब बाद में 1697 में ट्रीटी ऑफ रेसिविक हुआ था तो इस ट्रीटी के साथ ये फ्रेंच को लौटा दिए थे और फ्रेंच को 2 साल और लग गए थे पुडुचेरी को लेने में।
तो इन्हें पुडुचेरी रिटर्न 1699 में मिला था। तो ऑप्शन में आपको 1699 भी देखने को मिल सकता है, तो आप ये भी नोट कर सकते हैं। 2 साल और लगे थे, लेकिन ट्रीटी ऑफ रिसविक ये 1697 में हो गया था और इसी ट्रीटी के साथ ये 1699 में वापस ले लिए थे और कब्जा डचों ने 1693 में किया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है द ट्रीटी ऑफ रिसविक वाज साइंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स इन इंडिया। भारत में निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति के बीच रिसविक की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। तो यहाँ पे आपको 2 यूरोपियन पावर का नाम बताना है जिनके बीच में ट्रीटी ऑफ रिसविक हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है डच एंड फ्रेंच। तो डच और फ्रेंच के बीच में ट्रीटी ऑफ रिसविक पे हस्ताक्षर किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ द फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया। भारत में फ्रेंच सेटलमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है पुडुचेरी। भारत में फ्रेंच सेटलमेंट का हेडक्वार्टर पुडुचेरी में था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हुज फोर्ट वाज फोर्ट सेंट लुइस लोकेटेड इन पुडुचेरी ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। फोर्ट सेंट लुइस किसका किला था जो भारत के पूर्वी तट पर पुडुचेरी में स्थित था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर फ्रेंच। तो फोर्ट सेंट लुइस ये फ्रेंच का किला था जो पुडुचेरी में स्थित था, लेकिन बाद में 1761 के आसपास में ब्रिटेन के द्वारा इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। बट एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए ये किसका किला था, तो ये फ्रेंच का किला था। नेक्स्ट बिटवीन होम डिड द कार्नेटिक वार टेक प्लेस। कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था। तो यहाँ पर आपको बताना कर्नाटक युद्ध ये किसके बीच में हुआ था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है फ्रेंच एंड इंग्लिश। फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में कार्नेटिक वार हुआ था। तो टोटल 3 कार्नेटिक वार हुए थे 1746 से 1763 के बीच में। तो फर्स्ट कार्नेटिक वार ये 1746 से 1748 के बीच में हुआ था। देन सेकेंड कार्नेटिक वार ये 1749 से 1754 के बीच में हुआ था। देन थर्ड एंड लास्ट कार्नेटिक वार ये 1756 से 1763 के बीच में हुआ था। तो कार्नेटिक वार ये फ्रेंच एंड इंग्लिश के बीच में 1746 से 1763 के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। तो ये टाइम पीरियड भी पूछे जा सकते हैं। कार्नेटिक वार ये कब से कब तक हुआ था, तो 1746 से 1763 ये आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट कार्नेटिक वार कब हुआ था, सेकेंड या थर्ड, तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द फर्स्ट कार्नेटिक वार द फ्रेंच गवर्नर जनरल ऑफ पुडुचेरी वाज। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान पुडुचेरी का फ्रेंच गवर्नर जनरल कौन था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स ये फर्स्ट कार्नेटिक वार के दौरान फ्रेंच गवर्नर जनरल था पुडुचेरी का। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है डुप्लेक्स। नेक्स्ट हु वाज द फ्रेंच गवर्नर ऑफ पुडुचेरी हु ट्राई टू मेक द फ्रेंच कंपनी वाज ए पावरफुल कंपनी। पुडुचेरी का फ्रेंच गवर्नर कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है जोसेफ फ्रेंकोइस डुप्लेक्स। तो शॉर्ट फॉर्म में इसे डुप्लेक्स कहा जाता है। तो ये फ्रेंच गवर्नर था पुडुचेरी का जिसने फ्रेंच कंपनी को पावरफुल कंपनी बनाने का प्रयास किया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है डुप्लेक्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी एंडेड द फर्स्ट कार्नेटिक वार। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रीटी फर्स्ट कार्नेटिक वार को एंड किया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है एक्सला-सेपल। एक्सला-सेपल ट्रीटी के द्वारा फर्स्ट कार्नेटिक वार एंड हुआ था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। एंड फ्रेंड्स जब हम राइजिंग ऑफ न्यू स्टेट को कवर करेंगे मॉडर्न इंडिया में, तो उसमें हम कार्नेटिक वार को और डिटेल में कवर करेंगे। तो फर्स्ट कार्नेटिक वार ये एक्सला-सेपल के द्वारा एंड हुआ था। नेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ पौंडुचेरी इन 1754 वाज साइंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। 1754 में ट्रीटी ऑफ पौंडुचेरी निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है ब्रिटिश एंड फ्रेंच। 1754 में ट्रीटी ऑफ पौंडुचेरी ब्रिटिश एंड फ्रेंच के बीच में हुआ था। तो सेकेंड कार्नेटिक वार यह 1749 से 1754 तक चला था। तो ट्रीटी ऑफ पौंडुचेरी के द्वारा सेकेंड कार्नेटिक वार एंड हुआ था। तो आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं सेकेंड कार्नेटिक वार ये किस ट्रीटी के द्वारा एंड हुआ था। तो ट्रीटी ऑफ पौंडुचेरी जो 1754 में साइन किया गया था ब्रिटिश एंड फ्रेंच के बीच में। नेक्स्ट है द थर्ड कार्नेटिक वार केम टू एन एंड विथ द ट्रीटी ऑफ। तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो अब यहाँ पे थर्ड कार्नेटिक वार बताना। थर्ड कार्नेटिक वार ये किस ट्रीटी के साथ एंड हुआ था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर पेरिस। तो थर्ड कार्नेटिक वार ये पेरिस ट्रीटी के साथ एंड हुआ था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है पेरिस। और ये ट्रीटी कब साइन किया गया था, तो यह 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन किया गया था। और इस ट्रीटी के साथ
थर्ड कार्नेटिक वार एंड हो गया था। नेक्स्ट है द फेमस बैटल ऑफ वांडीवास इन 1760 वाज फॉट बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट होम। 1760 में वांडीवास का फेमस बैटल अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध लड़ा था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर फ्रेंच। फेमस बैटल ऑफ वांडीवास 1760 में अंग्रेजों ने फ्रेंच के अगेंस्ट लड़ा था। तो बैटल ऑफ वांडीवास ये थर्ड कार्नेटिक वार का ही हिस्सा है जो फ्रेंच एंड ब्रिटिश के बीच में लड़ा गया था। तो थर्ड कार्नेटिक वार ये 1756 से 1763 तक चला था। तो इसी बीच में बैटल ऑफ वांडीवास भी हुआ 1760 में। तो ये थर्ड कार्नेटिक वार का ही हिस्सा है। तो बैटल ऑफ वांडीवास में ब्रिटिश की आर्मी को सर आयर कूट लीड कर रहा था और फ्रेंच आर्मी को कॉम्टे द लैली। तो पूछे जाते हैं फ्रेंच आर्मी कौन था जो बैटल ऑफ वांडीवास को लीड किया था? कॉम्टे द लैली। और इस बैटल में फ्रेंच को हार का सामना करना पड़ा था। तो बैटल ऑफ वांडीवास ये फ्रेंच हार गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच बैटल वाज द फ्रेंच डिफीटेड डिसाइसिवली ड्यूरिंग द थर्ड कार्नेटिक वार। तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान किस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई थी? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर बैटल ऑफ वांडीवास। तो थर्ड कार्नेटिक वार के दौरान फ्रेंच की निर्णायक हार बैटल ऑफ वांडीवास में हुई थी। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट हु लेड द ब्रिटिश फोर्सेस इन द बैटल ऑफ वांडीवास इन 1760 एंड बिसिज्ड पौंडीचेरी। 1760 में वांडीवास की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया और पौंडीचेरी को घेर लिया? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सर आयरकूट। सर आयरकूट ने 1760 में वांडीवास की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया और पौंडीचेरी को घेर लिया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सर आयरकूट। तो ये ब्रिटिश आर्मी को लीड किया था बैटल ऑफ वांडीवास में। नेक्स्ट है नेम द फ्रेंच कमांडर हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वांडीवास इन 1760। उस फ्रेंच कमांडर का नाम बताइए जो 1760 में बैटल ऑफ वांडीवास में पराजित हुआ था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है कॉम्टे द लैली। कॉम्टे द लैली ये एक फ्रेंच कमांडर था जो 1760 में बैटल ऑफ वांडीवास में पराजित हुआ था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है कॉम्टे द लैली। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स डिसाइडेड द फेट ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस एक युद्ध ने भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्णय कर दिया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है बैटल ऑफ वांडीवास। बैटल ऑफ वांडीवास ने भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्णय कर दिया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है बैटल ऑफ वांडीवास। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड पुडुचेरी फ्रॉम द फ्रेंच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष फ्रांसीसियों से पुडुचेरी पर कब्जा कर लिया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1761। 1761 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच से पुडुचेरी को कैप्चर कर लिया था। तो एंग्लो फ्रेंच वार ये 1742 से 1763 तक चला था। तो इसी बीच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1761 में पुडुचेरी को कैप्चर कर लिया था, लेकिन बाद में जब 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ था तो फ्रेंच इसे रिस्टोर कर लिए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1761 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच से पुडुचेरी को कैप्चर कर लिया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फ्रेंच सेटलमेंट नहीं था? तो ऑप्शन इज राइट आंसर गोवा। गोवा ये एक फ्रेंच सेटलमेंट नहीं था। तो गोवा ये पुर्तगालियों के अंडर में था। देन उसके बाद माहे, करैकल एंड चंदन नगर, तो ये तीनों फ्रेंच सेटलमेंट था भारत में। तो माहे और करैकल ये आपको प्रेजेंट डे पुडुचेरी में देखने को मिलेगा। पुडुचेरी के अंडर में ये दोनों डिस्ट्रिक्ट है और माहे ये हमारा प्रेजेंट डे सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और चंदन नगर ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। तो ये तीनों फ्रेंच सेटलमेंट था, बट गोवा ये पुर्तगालियों के अंडर में था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिड इंडिया एक्वायर फ्रॉम फ्रांस। भारत ने फ्रांस से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त किया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। तो माहे, यानाम एंड करैकल, तो ये तीनों फ्रेंच कॉलोनी थे भारत में। तो ये तीनों हम फ्रेंच से प्राप्त किए हुए हैं। तो यूटी पुडुचेरी में आपको फ्रेंच कॉलोनी देखने को मिलेगा, जिसमें पुडुचेरी, करैकल, माहे एंड यानाम, तो इन्हें हम 1954 में फ्रेंच से आज़ाद करवाए। तो ये चारों फ्रेंच के कंट्रोल में थे, तो इन्हें 1954 में फ्रांस से आज़ादी मिला। तो ये सारे फ्रेंच कॉलोनी थे। तो ये अभी चारों आपको पुडुचेरी में देखने को मिलेंगे, पुडुचेरी, करैकल, माहे एंड यानाम। तो ये प्रेजेंट डे पुडुचेरी यूटी में शामिल हैं। तो इन्हें 1954 में फ्रेंच कॉलोनी से आज़ाद मिला था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। ये हम तीनों ऑप्शन में प्राप्त किए
फ्रांस से, जो भारत में एक फ्रेंच कॉलोनी था। तो फ्रेंड्स, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से हम बहुत सारे एमसीक्यू में क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की। अब यहाँ से हम कुछ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, जिसमें एक ही में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट एज फार एज ब्रिटिश फ्रेंच राइवलरी इज कंसर्न्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मिड 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी के मध्य के पीरियड के दौरान ब्रिटिश फ्रेंच राइवलरी के संबंध में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है, द फर्स्ट कार्नेटिक वार वाज एन एक्सटेंशन ऑफ द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन यूरोप। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर्स इनटू इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट भारत में यूरोपीय पावर के प्रवेश के संबंध में करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है, द पोर्टुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि पोर्टुगीज ये गोवा को 1510 में बीजापुर के सुल्तान से कैप्चर कर लिया था। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। देन इसके अलावा डुप्लेक्स के लीडरशिप के अंडर में फ्रेंच ये मद्रास को 1746 में कैप्चर किया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। देन इसके अलावा इंग्लिश अपना पहला फैक्ट्री साउथ इंडिया में मछलीपट्टनम में सेटअप किया था। तो ये भी ऑप्शन सही है, जो पहला टेम्प्रोरी फैक्ट्री था जिसे 1611 में इंग्लिश ने सेटअप किया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। देन इसके बाद ईस्टर्न इंडिया में इंग्लिश कंपनी 1633 में ओडिशा में पहला फैक्ट्री सेटअप किया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ओडिशा में 1633 में इंग्लिश कंपनी के द्वारा पहला फैक्ट्री सेटअप किया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, बट ये करेक्ट नहीं है। पोर्तुगीज गोवा को 1510 में कैप्चर कर लिया था बीजापुर के सुल्तान से। नेक्स्ट है, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो यहाँ पे आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, कौन किससे संबंधित है। तो फर्स्ट कार्नेटिक वार, ये वार ऑफ ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन से संबंधित है। तो मेन कारण था फर्स्ट कार्नेटिक वार का वार ऑफ ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन। देन उसके बाद सेकेंड कार्नेटिक वार, ये ट्रेड राइवलरी था भारत में। देन तो ये ट्रेड राइवलरी इन इंडिया वार से संबंधित है। देन थर्ड कार्नेटिक वार, ये 7 ईयर वार से संबंधित है। तो इसे 7 ईयर वार भी कहा जाता है थर्ड कार्नेटिक वार को। नेक्स्ट है, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द कमिंग ऑफ यूरोपियन कंपनीज टू इंडिया। तो यहाँ पे अरेंज किया हुआ, बस आपको करेक्ट सीक्वेंस को पहचान करना है, आने के क्रम में कौन सी कंपनियाँ पहले भारत में आई थी। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर, पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डेनिश एंड फ्रेंच। तो ये आने का क्रम है। यहीं पे आपसे पूछ लेगा स्थापना का क्रम। तो स्थापना के क्रम में पोर्तुगीज, इंग्लिश, डच, डेनिश एंड फ्रेंच। तो ये स्थापना का क्रम है। और आने के क्रम में पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डेनिश एंड फ्रेंच। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट करें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से रीड करना है और बताना ऑप्शन से कौन सा स्टेटमेंट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में नहीं है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1764 AD। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, कब फॉर्मेशन किया गया था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में लगा था फ्रेंच का। तो ये स्टेटमेंट सही है। देन इसके अलावा किंग लुइस 14 के अंडर में फ्रेंच कंपनी का स्थापना हुआ था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। 1723 AD में यनम पे कंट्रोल हो गया था। तो ये भी सही है। 1725 AD में मालाबार के कोस्ट माहे पे कंट्रोल हो गया था। तो ये भी सही है। देन इसके बाद 1739 में करैक्कल पे कंट्रोल हो गया था फ्रेंच का। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना कि कब फॉर्मेशन किया गया था। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जैसा देखते हैं, 1611 में अंग्रेजों को मछलीपट्टनम में ट्रेड करने की अनुमति दी गई थी। देन उसके अलावा 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा गोल्डन फरमान जारी किया गया था। देन उसके अलावा मछलीपट्टनम गोलकुंडा का एक मुख्य बंदरगाह था, जो 1632 में बड़े स्केल पे यहाँ से व्यापार होता था। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। तो 1611 में अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में अपना टेम्प्रोरी पहला फैक्ट्री सेटअप किया था। तो अनुमति 1611 में इन्हें मिला था मछलीपट्टनम में फैक्ट्री सेटअप करने का। तो ये सही है। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा गोल्डन फरमान जारी किया गया था। गोल्डन फरमान प्राप्त हुआ था अंग्रेजों को। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और मछलीपट्टनम ये
गोलकुंडा का एक मुख्य बंदरगाह था जहाँ 1632 में बड़े पैमाने पर ट्रेड होता था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो अभी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपका कोई क्यूरी तो वो भी पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए हेल्प रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।